फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे CIV के रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल नंबर C, जो कि बेस्ड है यूनिट 15। इसका यूनिट 15 बेस्ड है टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग पे। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं और उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए कि टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग जो है वो इनसेपरेबल है। दोस्तों, मैं जो पॉइंट लिखा हूँ सभी से MCQ बन सकते हैं, इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रिटेल बैंकिंग है और जो टेक्नोलॉजी है वो इनसेपरेबल है, उसको आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ स्टैंड एलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन से, ALPM। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। ALPM का फुल फॉर्म याद रखिए, स्टैंड एलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। तो ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन के थ्रू टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ किसमें? बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में। क्या है दोस्तों? ALPM का फुल फॉर्म स्टैंड एलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। अब हम लोग जरा टेक्नोलॉजी का प्रोसेस मॉडल देखते हैं। रिटेल बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या क्या प्रोसेस मॉडल है। एक है हमारा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, और चौथा है हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब आइए दोस्तों, जरा हम लोग एक माइंड मैप से हम लोग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन रिटेल बैंकिंग को देखते हैं। हमारे पास कुछ फॉरेन बैंक्स हैं, कुछ न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है, कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक है, और उसके बाद है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक। ये चार तरह के बैंक्स हैं हमारे यहाँ। अब उसके अंदर जो सबसे पहला मॉडल आता है दोस्तों, वो है हमारा आउटसोर्स मॉडल। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि आउटसोर्स किया जा रहा है IT कंपनी से। सो मॉडल आउटसोर्स्ड फ्रॉम IT कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद है दोस्तों बैंकिंग, मतलब आप IT कंपनी का हेल्प ले रहे हैं और उसका आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। दूसरा मॉडल है हमारा ब्लेंडेड मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों? ब्लेंडेड मॉडल में क्या होता है, तो यहाँ पे इन हाउस और आउटसोर्स, तो दोनों का ब्लेंड है, ठीक है दोस्तों। इन हाउस का और आउटसोर्स का दोनों का क्या है दोस्तों? मिक्सचर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लेंडेड मॉडल। उसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल। तो ये मॉडल डेवलप किया गया था इन हाउस बाय बैंक। तो प्रोप्राइटरी मॉडल किसने डेवलप किया था? तो हमारे भारतीय बैंक ने डेवलप किया था, ठीक है, इन हाउस। अब देखिए, रिटेल में क्या होता है कि लायबिलिटीज़ होते हैं और एसेट साइड होते हैं, ठीक है। इन रिटेल लायबिलिटीज एंड एसेट साइड द सॉफ्टवेयर इज डेवलप मेनली टू कैप्चर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किया जाता है बताइए? तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको कैप्चर करने के लिए। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? जैसे अकाउंट ओपनिंग, बेसिक लोन ऑरिजिनेशन डाटा, ये सभी के सभी चीज़ें हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आती हैं। उसके बाद दोस्तों द सेकंड आती है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इनकम डिटेल्स या डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे इनकम डिटेल क्या है, तो ये हमारा कैसा इन्फॉर्मेशन है? अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब तीसरा है दोस्तों ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिसबर्समेंट टू फाइनल सेटलमेंट इन लोन अकाउंट एंड ऑपरेशन डिटेल इन लायबिलिटी अकाउंट। तो हमारा जो लायबिलिटी अकाउंट है, जैसे जो डिपॉजिट हुआ उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड, और यदि आपका लोन अकाउंट है तो उसमें डिसबर्समेंट से लेकर फाइनल सेटलमेंट तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका डिटेल। तो ये सभी के सभी कहाँ मिलेंगे? हमको ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीन तरह के इन्फॉर्मेशन, पहला है स्टैटिक, दूसरा है अपडेटेड, और तीसरा है ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। Technology in retail banking includes other supporting software application like AML software, loan origination system, data warehouse etc. तो देखिए यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है जो कि AML, जो कि रिटेल बैंकिंग यूज़ करता है। जैसे उसमें एग्जांपल है हमारा AML सॉफ्टवेयर और लोन ऑरिजिनेटिंग सिस्टम, और दोस्तों तीसरा है हमारा डाटा वेयर हाउस। इसके अलावा कुछ यूज़र फ्रेंडली फीचर्स भी हमें दी गई हैं, जैसे एडवाइजर्स है, जो इंटरनल यूज के लिए होता है। द की मॉड्यूल आर कस्टमर इंटरफेस, एडवाइजर इंटरफेस, ऑडियो वीडियो सपोर्ट एंड को ब्राउजिंग। दूसरा है अलर्ट्स जो है नए जनरेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजिकल पे बेस्ड है, जैसे कि .NET। उसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा कस्टमर एनालिसिस। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर? देखिए क्या क्या आता है? कंपेंड मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग, प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस एंड लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट हमारा कस्टमर एनालिसिस के अंदर है? तो कौन कौन सा है? कंपेंड मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है, प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस एंड लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस। ये सभी के सभी हमारे कस्टमर एनालिसिस के अंदर के पार्ट हैं। चौथा है दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूज़र फ्रेंडली फीचर्स की। तो फोर्थ यूज़र फ्रेंडली फीचर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़ एक्सेट्रा।
अब दोस्तों एक MIS के बारे में जान लीजिए। MIS होता है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हेल्प करता है कंपोनेंट्स को मैनेज करने में। जैसे कि कंपोनेंट्स क्या क्या, जैसे डाटा हुआ, प्रोसीड्यूर हुआ, पीपल हुआ, इसको मैनेज करने में ये हमारा हेल्प करता है, जिसे कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में एक चार्ट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो गैदर करता है स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो गैदर करता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो गैदर करता है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। अब IT रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए वो देखते हैं। तो IT में सबसे पहला रिस्क है वो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। क्या होगा इसके अंदर, यदि कोई मान लीजिए अनऑथराइज इंडिविजुअल है और उसको एक्सेस मिल गया, ठीक है, वो यूज कर सकता है, वो डिस्क्लोज कर सकता है सारे इन्फॉर्मेशन को, तो इस तरह वो एक तरह से रिस्क जनरेट कर रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये है हमारा इन्फॉर्मेशनल सिक्योरिटी रिस्क। दूसरा है बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसा एडवर्स इवेंट हो जाएगा जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को डिसरप्ट करेगा, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क। और तीसरा है दोस्तों सिस्टम डाउन टाइम। इसमें क्या होता है, द टाइम पीरियड विच द IT सिस्टम ऑफ अ बैंक फेल टू परफॉर्म। तो जिस टाइम पीरियड में हमारा बैंक का IT सिस्टम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो आता है हमारा सिस्टम डाउन टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों रिस्क हैं हमारे IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आइए हम लोग अपने कंसेप्ट को रीइंफोर्स करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की मॉड्यूल्स ऑफ कस्टमर एनालिटिक्स इन टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ देखिए आपको बताया था ना मैंने, ये पूछ लिया जा सकता है, और देखिए पूछा भी गया है। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो याद रखिए, वो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टमर एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है, कंपेनियन मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग, प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस और लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस। जरा ऑप्शन को देखिए, कंपेनियन मैनेजमेंट है, क्रॉस सेलिंग एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस है, एट्रिशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस है, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी हेल्प स्पीडी प्रोसेसिंग एंड इंक्रीजेज डिलीवरी एफिशिएंसी ऑफ बैंक, बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर टू सेपरेट थिंग, बिल्कुल गलत। अभी हम लोगों ने देखा है दोनों इनसेपरेबल है। पहला लाइन मैंने लिखा था और देखिए क्वेश्चन उस पर आ गया, तो समझ सकते हैं मेरा नोट्स कितना इंपॉर्टेंस है। तीसरा क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इज द इनेबलर फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेटिंग अ कस्टमर डाटाबेस इनटू रिटेल बैंकिंग बिजनेस, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल, टेक्नोलॉजी इज द इनेबलर फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेटिंग अ कस्टमर डाटाबेस इनटू रिटेल बैंकिंग बिजनेस। सच डाटा आर यूज्ड टू A. Increase the scope for cross-selling. B. Increase the scope for upselling. C. Get due about the level to which database is organized. D. Two above and E. Any of the above. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टू above, ठीक है। तो क्रॉस सेलिंग का स्कोप बढ़ाता है, ठीक है। तो ये है हमारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज का चैप्टर, जो कि बेस्ड था हमारा टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इसका PDF टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद।